नमस्कार। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोगों के बहुत आग्रह के बावजूद कुछ देरी हुई इस वीडियो को बनाने में, और क्योंकि एमए के एग्ज़ाम जो हैं वो कुछ ही दिनों में होने वाले हैं, तो उन बच्चों का आग्रह है कि हमें संक्षेप में और जल्दी ये वीडियो बना के दीजिए। तो उस हिसाब से मैं जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर है उसमें एमए प्रीवियस हिंदी के जो थर्ड पेपर है प्राचीन काव्य, उसकी एक यूनिट है जिसमें पुस्तक है बीसलदेव रासो। उसमें पहली पुस्तक पृथ्वीराज रासो पर और उसके पद्मावती समय पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप लोगों ने देखे हैं। आज हम बीसलदेव रासो पर बात करने वाले हैं। बीसलदेव रासो हिंदी साहित्य के इतिहास की आदिकाल की रचना है और इसके लेखक हैं नरपति नालह। प्राचीन काल की या आदिकाल की अगर कोई रचना है तो उसके रचना काल को लेकर उसकी ऐतिहासिकता को लेकर, अगर ऐतिहासिक रचना है तो ऐतिहासिकता को लेकर विभिन्न विद्वानों के अपने अपने मत रहते हैं। इसी प्रकार बीसलदेव रासो में भी जब हम उसके रचना काल को देखते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका रचना काल मानते हैं विक्रम संवत 1212। इस तरह राम कुमार वर्मा जी ने संवत 1073 माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने 1016 माना है, मेनारिया जी ने और भी अलग माना है। तो शुक्ल जी का मत जो है वो ज़्यादा स्वीकार किया जाता है और इसे 13वीं शती की रचना स्वीकार किया जाता है या माना जाता है। कुछ विद्वान हैं जो उसे बाद की रचना मानते हैं, जैसे माता प्रसाद जी 1343 ईस्वी की रचना मानते हैं, जबकि मेनारिया जी जिनका हमने जिक्र किया है वो 1545 से 1560 के बीच इसका रचनाकाल मानते हैं। और इसके रचनाकार लेखक नरपति नालह एक लोक कवि थे और भाट वर्ग से उनका संबंध था। उन्होंने गीति नाट्य शैली में बीसलदेव रासो की रचना की और विशेष बात यह है कि उनकी काव्य रचना मौखिक परंपरा में थी। जो प्राचीन काल में जनजीवन में मौखिक रूप ही ज़्यादा प्रचलन में था और उन्होंने स्वयं इस काव्य को लिपिबद्ध नहीं किया था और एक तरह से यह गेय था तो गा गा कर सुनाने के लिए ही था। इसके संपादन का सर्वप्रथम प्रयास 1925 ईस्वी में सत्यजीवन वर्मा द्वारा किया गया, जिसे नागरी प्रचारणी सभा काशी ने प्रकाशित किया। इस ग्रंथ में बीसलदेव रासो की कथा के 4 सर्ग थे और 316 छंदों में वह संकलित थी। उसके पश्चात डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने शोध किया और पूरे देश में प्राप्त जो 16 प्रतियां थी उनका अध्ययन करके और उनका जो उन्होंने प्रस्तुत किया बीसलदेव रासो नामक ग्रंथ, उन्होंने उसमें जो 461 छंद थे उनमें से केवल 128 छंदों को प्रमाणिक मानकर प्रस्तुत किया और उस बीसलदेव रासो के संपादन के रूप में उसे प्रस्तुत किया। और साथ ही सत्यजीवन वर्मा द्वारा संपादित रासो की त्रुटियों का निराकरण भी किया और उनका संशोधन भी कर दिया। सत्यजीवन वर्मा का संकलन 2 हस्तलिखित प्रतियों पर आधारित था और वे भी अस्पष्ट थी और पाठ्यांतर लिए हुए थी, जबकि माता प्रसाद गुप्त जो हैं उन्होंने अगरचंद नाहटा जी के सहयोग से राजस्थान और अन्य स्थानों से 16 प्रतियां प्राप्त की और बीसलदेव रासो का प्रमाणिक संपादन किया और इनमें से उन्होंने 128 छंद ऐसे ढूंढ निकाले जो सभी प्रतियों में हैं और उसी को ही प्रमाणिक मानकर उन्होंने प्रस्तुत किया है। इस प्रकार हम जो पढ़ते हैं वह डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित बीसलदेव रासो है, जिसमें कुल 128 छंद हैं और बीसलदेव तथा राजमती की कथा उसमें वर्णित है। इस प्रकार यह कथा शाकंभरी नरेश बीसलदेव व भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह की, उनके वियोग की व पुनर्मिलन की कथा है।
और ऐसा भी माना जाता है कि अजमेर के शासक विग्रहराज जो चतुर्थ थे उन्हीं का उपनाम बीसल देव था। तो इस रासों में 4 खंड हैं। पहला खंड जो है वह है विवाह, दूसरा रूठना, तीसरा विरह वेदना और चौथा है बोझ द्वारा पुत्री को वापस ले जाना अपने घर पे। तो इस तरह से पहला जो खंड है उसमें मालवा के जो भोज परमार की पुत्री राजमती है उनका विवाह सांभर के बीसल देव से होता है। दूसरे खंड में बीसल देव का राजमती से रूठ कर चले जाना, उड़ीसा प्रस्थान कर जाना, उसका वर्णन है। तीसरे खंड में राजमती के विरह स्थिति का वर्णन है और एक तरह से 12 मासा का भी सांकेतिक वर्णन कह सकते हैं और बीसल देव का लौट कर आना यह भी इसमें वर्णित है। और चौथा जो खंड है उसमें राजा भोज का अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले जाना और बीसल देव का वहाँ जाकर राजमती को अजमेर वापस लेकर आना, ये एक तरह से संक्षेप में संकेत हैं पूरे 4 खंडों के। एक और चीज़ यहाँ पे स्पष्ट कर देना ज़रूरी है कि श्री सत्यजीवन वर्मा जी ने जो संपादन किया था उसमें उन्होंने इस पुस्तक को, इस रासों को 4 सर्गों में विभक्त करके इसका संपादन किया था, जबकि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसको सर्गों में विभक्त किए बिना कथा को लगातार 128 छंदों में प्रस्तुत किया है, जिसे हम पढ़ते हैं। और सत्यजीवन वर्मा जी ने जिन 4 सर्गों में कथा को बांटा है उसमें जो चौथा सर्ग है वह डॉक्टर गुप्त के संकलन में बिल्कुल नहीं है और उसके एक भी छंद को उन्होंने प्रमाणिक नहीं माना है। और इस तरह से डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित बीसल देव रासो जो है उसमें हमें लगातार 128 छंद मिलते हैं और जो कथा सत्यजीवन वर्मा जी ने ली है उसका चौथा सर्ग वहाँ पर नहीं मिलता है। जब हम इसके काव्य रूप की बात करते हैं तो हमने पहले ही बात की ये गीति नाट्य शैली में है, तो यह एक तरह से गेय शैली में है और श्रृंगार रस का गेय काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र इसको मानते हैं श्रृंगार रस का गेय काव्य, लेकिन डॉक्टर मिनारिया इसके विपरीत मत रखते हैं। लेकिन बिरह काव्य है, ये बिरह गीति काव्य है और एक तरह से बिरह में भी 12 मासा का पूर्ण रूप से अनुपालना न करते हुए भी वहाँ पर उसका संकेत जरूर है, इसलिए इसको प्रथम 12 मासा भी माना जाता है। कुछ विद्वान इसे वीर गीत के रूप में भी प्राचीन ग्रंथ मानते हैं, जबकि इसमें वीर काव्य नहीं है, प्रेमाख्यान है, ये श्रृंगार पर आधारित है, श्रृंगार इसमें प्रधान रस है, प्रेमाख्यान है, ये वीर काव्य नहीं है। राग केदार में गाए जाने लायक इसको छंदबद्ध किया गया है। अगर भाषा पर बात करें तो इसकी भाषा प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी भाषा है। अपभ्रंश के शब्द हैं इसमें मिश्रित, तत्सम शब्दावली भी है, तद्भव शब्दावली भी है, लोक शब्दावली वहाँ पर है, ब्रज और राजस्थानी के शब्द हैं, उर्दू फारसी के शब्द भी हैं, लोकोक्तियाँ और मुहावरे, क्योंकि नरपति नाला एक लोक कवि थे और उन्होंने जो है उन लोक प्रचलित भाषा के शब्द और मुहावरों का प्रयोग अपनी कविता में और तुकबंदियों को जनता तक पहुँचाने के लिए उसमें किया है। जैसे कुछ उदाहरण देखिए, राजमती जब कहती है माँ की आंगुली काटता निगली जद बाह, इसी तरह से तई मोनई दीदी थी जीमणी बाह, राजनी नीति जिसी शंडानी धार, इस तरह से लोक से जुड़ी हुई लोकोक्तियाँ और मुहावरों का प्रयोग भी वहाँ पर हुआ है। वहाँ पर सूक्तियाँ हैं, अलंकारों का सौंदर्य भी है। ऐतिहासिकता को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। हमने पृथ्वीराज के रासों के पद्मावती समय पर जब बात की थी तब भी यही बात हुई थी कि जो साहित्यकार है या लेखक है या कवि है वो किसी इतिहास की कथा को लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन उसको ऐतिहासिक मानना अपने आप में भूल होगी, क्योंकि कवि जो है वो कल्पना का सहारा भी लेता है और पूरी तरह से ऐतिहासिकता की जांच परख प्रमाणिक ना करते हुए उसको अपने हिसाब से प्रयोग करता है। बीसल देव रासों में भी
अ, पात्र जो हैं वो ऐतिहासिक अवश्य हैं, लेकिन उसमें कथा काल्पनिक है। इसीलिए हम रचना काल में भी उसके विसंगति देखते हैं और उसकी जो घटनाएं हैं उनमें भी विसंगति देखते हैं, और जो ऐतिहासिकता है वह प्रमाणिक वहाँ पर नहीं होती है। आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है वीडियो अगर छोटा होगा तो आपको भी आसानी होगी। बीसलदेव रासो के कथानक पर, उसकी विशेषताओं पर अगला वीडियो मैं बना दूंगी, अगर आप लोग कमेंट में लिखेंगे। और अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप वह भी लिखिए, मैं उसको जल्दी बनाने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।